हेलो व्यूअर, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। पॉलिटी क्लास के इस जर्नी में आज हमारा पॉलिटी का क्लास थर्ड है, जिसमें आज हम देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसा कि ये सीरीज हम लोगों का चल रहा है पॉलिटी का, जिसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन है, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी बिहार से जुड़े हुए जो एग्जाम्स है उसके लिए बेहद ही खास ये वीडियो होने वाला है, खास ये सेशन होने वाला है। उसके साथ साथ जितने भी जनरल जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर पॉलिटी की तैयारी के हिसाब से ये देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं शिक्षा मार्ग आपके लिए क्या करता है। शिक्षा मार्ग हमेशा आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है, आपकी करियर में हमेशा आपका साथ रहने का वादा करता है, क्योंकि हमारा मोटो है लर्न, ग्रो एंड सक्सीड, अ पाथवे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, हम जो है आज की इस जर्नी में उस यात्रा को बढ़ाएंगे जिसमें हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी जो यात्रा हम लोगों ने जो शुरू की थी, उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम डील करेंगे ये हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके जर्नी को। क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा था आगे चल कर के कि किस तरीके से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डील किया, देखा हम लोगों ने कि क्या इसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो कैसे हैं। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन्हें जो सैलरी है वो किस तरीके से दिए जाते हैं, या फिर इनके जो नियम एवं शर्तें हैं वो कैसे तय किए जाते हैं, उन सबों को हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रोल क्या है, इसकी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो हमारे संविधान में किस तरीके से की गई है, इनका ये जो सीमाएं हैं, जो हम कहें कि इनके जो कुछ लिमिट्स हैं, उन सबों को हम बड़े विस्तार से डील करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक बेस्ड करेंगे जिससे हमें यह समझ में आए कि जो कुछ हमने अभी पढ़ा, जो कुछ हमने अभी देखा और जाना, उसमें से कितना जो है वो हमारे पास रह सका, और बाकी के कहें तो हमारा जो सेल्फ असेसमेंट है इस टॉपिक को लेकर के उसमें हमारी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह के क्लास हम पॉलिटी बेस्ड जो है बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के भी जो है वो लाएंगे। आप इस वीडियो को उन एस्पिरेंट्स के पास भेजिए, उन एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, तथा आप भी इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको मदद मिले, और उन दोस्तों को भी भेजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी मदद मिल सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कैग का जो संवैधानिक जो स्थान है हमारे संविधान में वो क्या है। कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को शॉर्ट में हम लोग कैग बोलेंगे यहाँ पे, और इसी टर्म को हम लोग लेकर के यहाँ चलेंगे। कैग, आखिर ये कैग का जो संविधान में व्यवस्था है वो क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो संविधान के जो अनुच्छेद 148 है, आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 148 है उसमें जो हम देखेंगे तो एक जगह है जहां पे इसकी व्यवस्था की गई है वो है 148, यानी कि आर्टिकल 148 जो है उसमें कैग की जो है व्यवस्था की गई है। उसमें बताया गया है कि देश में जो है एक कैग होगा और वो अपने कामों को बेहतर रूप से करेगी। तो कैग की नियुक्ति और पद की व्यवस्था का जो जिक्र है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 148 यानी कि अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान जो हमारा है उसमें। दूसरी बात, इसकी कार्यों से संबंधित और उसके कर्तव्यों से संबंधित जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 149 में की गई है, जिसमें उसके शक्ति और कार्य को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों को लेखा के प्रारूप निर्धारित करता है, और 151 में लेखा परीक्षक रिपोर्ट की है ये जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते उसका प्रावधान करते। यानी कि अगर इस आर्टिकल बेस समअप करें हम, मतलब हम समझें कि आखिर संविधान में इसका क्या जिक्र है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये 148 से लेकर के 151 तक है इसका जिक्र। इन 148 में क्या है, पहले इसकी व्यवस्था को बताया गया है, दूसरे में बताया गया कि इसके आखिर कर्तव्य क्या होंगे, तीसरे में ये बताया गया कि ये कर्तव्य निर्वहन क्षेत्र क्या होंगे, यानी कि यह कर्तव्य का जो निर्वहन करेगा वो कहाँ पे करेगा। तो ये जितने भी संघ है यानी कि केंद्र से जुड़ी हुई है और जो राज्य से जुड़ी हुई लेखाओं का जो ये प्रारूप है उसको वो निर्धारण करेंगे। और तीसरी जो चीज है वो है कि आखिर ये जितना भी कार्य करेगा उसका जो रिपोर्ट है यानी कि जो प्रतिवेदन है वो कहाँ किसे सौंपेगा, तो उसकी जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 151 में करेगा।
कैग को समझने से पहले एक मोटा मोटी जो कहें हम व्यू बनाते कि आखिर कैग है क्या। तो मान के चलिए कि ये हमारे देश का जितना भी खर्च होता है, जो पैसे आते हैं जाते हैं, उन सबों का ये एक तरह से कहें तो ये परीक्षण करता है कि ये जो खर्च हुए हैं वास्तविक रूप से सही तरीके से, जिस तरीके से जिसके लिए इसके अलॉट किया गया था, जिसे आवंटित किया गया था हमारे बजट में, वैसा किया गया है या नहीं। अभी हाल ही की एक जो सीरीज है महारानी, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैग रिपोर्ट का आधार बना करके जो केंद्र की जो सरकार होती है वो राज्य सरकार के जितने भी फंडिंग है उसको बंद कर देती है। उसमें ये दिखाता है यानी कि जिन राज्यों या केंद्र सरकार किसी भी तरीके से अनियमितताएं करती हैं, किसी तरह से इरेगुलरिटीज करती हैं फंड का, तो उसका आधार बना करके उस सरकार का जो है फंडिंग को भी रोकने का आधार प्रदान करती है कैग। तो इस हिसाब से देखें तो कैग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए समझते हैं कि कैग क्या है। तो कैग में की जो है वो एक सदस्यीय संस्था है। इसमें सिर्फ एक ही होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भारत सरकार के सर्वोच्च पदों में से एक माना जाता है। कार्यकाल की जहां तक बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनमें लगभग लगभग जितने भी संस्थाएं हैं उनका जो कार्यकाल अगर निश्चित है तो वो 6 साल के लिए है, 6 वर्ष के लिए है, या फिर 65 वर्ष है। यानी कि ये याद रखने वाला एक कहें कि एक तर्क दे सकते, एक लॉजिक दे सकते हैं कि ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का होता है। 6 वर्ष और 65 वर्ष क्या है ये समझना है। 6 वर्ष कहने का मतलब है उनका कार्यकाल है, और 65 वर्ष कहें तो उनके उम्र की चर्चा की जा रही है। जो भी इसमें से पहले आता है, जो भी इनमें से पहले आता है उसे कंसीडर कर करके उनका कार्यकाल को माना जाता है। तो कैग का जो कार्यकाल है वो 6 इयर्स है या फिर 65 इयर्स तक की जो एज है वो है। ये निश्चित कार्यकाल है, इसमें इसलिए दिया गया है, और ये जो हम कहते हैं कि ये प्रसाद पर्यंत है वो ऐसा कुछ है इसमें नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा संविधान चाहता है कि जो कैग है वो स्वतंत्र रूप से काम करे। जब उस पे कार्यकाल की जो स्वतंत्रता होगी और निश्चितता होगी तभी जाकर के वो सुनिश्चित कर पाएगी कि उसका कार्य जो है निष्पक्ष रूप से हो पा रहा है या नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इसके कार्यकाल निश्चित है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, ठीक उस तरीके से इसमें ऐसा कुछ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो देखा था हमने। तो वैसा कुछ नहीं है, इसमें अलग है। दूसरी बात करें हटाने की प्रक्रिया, तो याद कीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिस तरीके से हटाने की हम लोगों ने नियम पढ़ा था, हमने देखा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज हुए जिन्हें जिस तरीके से हटाया जाता है, पहले दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसके पास होने के बाद राष्ट्रपति उन्हें हटाती है, ठीक उसी प्रकार से इन्हें भी हटाने की यही प्रक्रिया है, कैग को भी। और इसका आधार होगा सिद्ध कदाचार या असमर्थता, यानी कि किसी भी तरह का कोई करप्शन में पाए जाते हैं या फिर किसी तरह की कोई इनएबिलिटी पाई जाती है, इनकॉम्पिटेंट पाए जाते हैं, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से ही इन्हें हटाया जा सकता है। और इनके वेतन और भत्ते की जहां तक बात करें तो इसका निर्धारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है, और इसका जो भार होता है यानी कि है कि किस फंड से उनको मिलता है, तो संचित निधि से मिलता है। देखिए एक चीज समझिए कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसको हम संचित निधि कहते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है। जिन जिन इंस्टीट्यूशन को इनसे जो वेतन मिलता है, अगर सैलरी मिलता है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है इम्पोर्टेंस? इसलिए कि वो स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, यानी कि उनकी सैलरी में किसी तरह का कोई कट नहीं किया जा सकता, संसद में किसी तरह का कोई इस पे बहस नहीं किया जा सकता। इस तरीके से वो जब वो नियुक्त कर दिए जाते हैं तो उनमें अलाभकारी जो कहें वो किसी तरह का परिवर्तन ना हो, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। आइए समझते हैं कैग का मुख्य कार्य क्या है। मोटा मोटी हम लोगों ने देखा कि हमारे सरकार जितने भी खर्च करते हैं उससे जुड़ी हुई जितने भी खर्च हो रहे हैं वो कितने हद तक सही हैं, कितने हद तक जो गलत हैं, उन सबों का परीक्षण करने का ये काम करती है कैग। तो ये समझते हैं कि आखिर ये करती क्या है। तो सबसे पहला ये करती है लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा कहने का मतलब है कि जो हमारे जो भी
फंड्स होते हैं, जब उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो यूटिलाइजेशन के बाद ये पता करना होता है कि आखिर यूटिलाइजेशन जो हुआ वही हुआ जहाँ पे इसको अलॉट किया गया था, जिसके लिए ये फंड रेज़ किया गया था या नहीं। दूसरी बात है, ये किन-किन संस्थाओं के लिए करता है, तो सबसे पहले हम जनरली अगर समझें तो जितने भी केंद्र से सरकार से जुड़ी हुई संस्था है, केंद्र सरकार की जो है और राज्य सरकार है, उनकी ये जो है लेखा परीक्षा करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लेखा परीक्षा करती है ये। उसके बाद ये जितने भी पीयूसी हैं, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो जो क्षेत्र के जो भी कंपनीज़ हैं, जैसे गेल हो गए, बेल हो गए, इस तरह के जितने भी होते हैं, उन सबों का भी ये लेखा परीक्षण करती है। जो पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट हमारे हैं, उन सबों का, और साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय होते हैं, उनकी वित्तीय समीक्षा भी ये करते हैं। अच्छा, ये समझने वाली साफ बात है कि जब ये परीक्षा करेंगे, जब उनकी जाँच करेंगे, तो उसके बाद वो रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट किसे किया जाता है? तो हमेशा रिपोर्ट जो होता है अपने बॉस को किया जाता है, और जो अपने देश का जो बॉस है, सर्वोच्च जो पद पे बैठा है, वो है हमारा राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति को, और अगर राज्य के केस में है तो राज्यपालों को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और अगर किसी तरह की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, यानी फाइनेंशियल किसी तरह का इर्रेगुलरिटी पाया जाता है, या यूँ कहें कि किसी तरह का कोई उसमें दिक्कत पाई जाती है कि ये फंड का जो यूटिलाइजेशन हुआ वो गलत तरीके से किसी और क्षेत्र में हुआ, करप्शन के रूप में हुआ, तो उसका उजागर करता है, उसमें बताता है कि ये फंड जो है इतना जो रुपए है जिसको खर्च होना था इसमें ए में और खर्च किया गया बी में, या फिर ए पे खर्च तो किया गया लेकिन जो इसका तरीका दिखाया गया, जो रिसिप्ट दिया गया, वो प्रूफफुल नहीं है, वो सत्य नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो वैसे केस में ये अपने रिपोर्ट में इन बातों को देता है। साथ ही साथ इस तरह के रिपोर्ट्स में वो ये भी मेंशन करता है कि आखिर किस तरीके से जो है हम इस चीज को समझ पाएँ, किस तरीके से स्टेप ले पाएँ, ताकि जो हम इस चीज़ों को सुधार सकें, जो करप्शन हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, फंड में करप्शन हो रहे हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, इसका जो सुझाव है वो भी देता है। या फिर यूँ कहें कि जो फंड है उनका ये यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, उसको लेकर के भी ये सुझाव देता है। साथ ही साथ आप समझिए कि अगर कोई आपके फंड पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल इन सेंस कि आपकी जो एक्टिविटी है उसको देखता है कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो वो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। वो आपके खर्च को देखता है, इसका मतलब कि आपकी निगरानी करता है, और उससे जो आप अपने खर्च करेंगे उसको हिसाब से खर्च करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि वही खर्च करें जहाँ ज़रूरत है और उतना ही खर्च करें जितनी उसकी आवश्यकता है। तो वो एक निगरानी का काम करता है, किनके? सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी करता है। जितने भी धन है हमारे सरकार के पास है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट के पास है, या यूँ कहें कि राज्य सरकारों के पास है, वो किसका धन है? हमारा धन है, हमारे उस नागरिक का धन है जो इस देश में रह रहे हैं, उनका धन है। तो उन धनों की निगरानी करता है ये। योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, जो भी गवर्नमेंट योजनाएँ लाती है, स्कीम्स लाती है, वेलफेयर स्कीम लाती है, तो उनकी भी समीक्षा करता है कि आखिर उससे कितना लोगों को फ़ायदा हुआ, जितना बताया जा रहा है उतना हो रहा है, या फिर जितने फंड उसमें रेज़ किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं। और इन सबों से होगा क्या? उन सबों से एक चेक एंड बैलेंस का जो कहें कि जो नियम है वो कायम होगा, यानी कि करप्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। ये भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है कैग। तो ये इसके मुख्य कार्य थे और ये ज़िम्मेदारियाँ थे। ये 3 तरह के जो लेखा परीक्षा हैं वो किया जाता है। एक वित्तीय लेखा परीक्षा करती है, एक अनुपालन लेखा, और दूसरा सबसे लास्ट जो होता है वो निष्पादन लेखा परीक्षा। आखिर समझते हैं ये वित्तीय लेखा परीक्षा क्या है? तो वित्तीय लेखा परीक्षा साफ है, ज़ाहिर है कि जिसमें फाइनेंशियल होते हैं। अनुपालन रेखा की वही मैंने कहा कि जहाँ खर्च किए जाने हैं वहाँ होता है या नहीं, सही तरीके से हो रहा है या नहीं। और तीसरा ये है निष्पादन का। तो ये पहले हम देखते हैं वित्तीय लेखा परीक्षा की। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी खातों में सभी लेन-देन सही तरीके से दर्ज किए गए हैं। मतलब उनका जितना भी खर्च है, यानी कि जो बैलेंस शीट है वो सही है या नहीं। प्राप्ति और भुगतानों का सत्यापन होना चाहिए, यानी कि जो भी खर्च किए गए हैं उसमें जो रिसिप्ट दिए जाते हैं वो सही होने चाहिए, नहीं कि फर्जी होने चाहिए।
और साथ ही साथ उसमें लेखा नियमों का अनुपालन होना चाहिए। ये जांचती है कि सभी वित्तीय लेन देन कानून, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं, ना कि असंवैधानिक तरीके से। संवैधानिक और कानूनी अनुपालन की पुष्टि करता है, यानी कि नियम के तहत किए गए हैं। मैंने बताया कि ये नहीं कि फंड रेज किया गया ए के लिए और फंड का इस्तेमाल बी में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करने देगी ये। तीसरा है सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और किफायत का मूल्यांकन करती। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, सपोज कीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, मान लीजिए एक्स गवर्नमेंट है, वो कोई फंड का ये जो एलोकेशन करती है, बजट एलोकेशन करती है, मान लीजिए बी एलोकेशन करती है और उस पे खर्च जो आना होता सी, लेकिन उसे वो बढ़ा चढ़ा करके बी करती है और उस खर्च के बाद उसको वो दिखाती है कि इतने खर्च हो गए। तो जो बी से काम चल सकता था, लेकिन वो कर क्या रही जो सॉरी यहाँ जो सी से काम चल सकता था वो बी में ही वो बढ़ा चढ़ा कर फंड को दिखा रहे, तो इसकी भी ये जो है एक तरह से कहें वॉच डॉग का काम कर दिया। यानी कि वो फंड को जो भी एलोकेशन होता है, बजट एलोकेशन किसी स्कीम को लेकर के, तो उसके ऊपर भी ध्यान देता है कि क्या ये उतना फंड जो है एलोकेट किया गया है जितनी आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आवश्यकता से ज्यादा किया गया है, बढ़ा चढ़ा के किया गया। तो इन सबों का भी परीक्षण करती है ये कैग। आइए जानते हैं कैग की स्वतंत्रता और शक्तियों के लिए क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित है। एक तो ये एक इसकी जो है स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कि आप इस कार्यकाल के पहले किसी को यानी कि कैग को हटा नहीं सकते, यानी कि उसको डराया नहीं जा सकता, उसके कार्यों को करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आपको हटा दिया जाएगा। दूसरा है इसका वेतन। जो वेतन और जो भत्ते दिए जाते हैं उसमें नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ वेतन जो है वो संचित नीति निधि यानी जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, उससे दिया जाता है, यानी कि उसमें काट छाट करने की जो आवश्यक ये है जो कहें कि जरूरत है वो उसमें वो विफल हो जाएंगे अगर किसी तरीके से करना चाहे तो। और तीसरे है संवैधानिक सुरक्षा दिया गया है, उसमें बहुत सारे जो आर्टिकल हमने पढ़ा 148 टू 151 इसमें विस्तार से जिक्र किया गया है ताकि उनके कार्यों और शक्तियों का सही सही जो परिभाषा हो वो हो जाए, किसी तरीके उसमें तोड़ और मरोड़ की गुंजाइश ना हो। तो समझते हैं यही है संवैधानिक सुरक्षा। संविधान में विशेष प्रावधान द्वारा संरक्षित है, कार्यकारिणी के हस्तक्षेप से मुक्त है। इसमें गवर्नमेंट जो है बहुत हद तक कम इसमें जो कहें वो अपने जो कहें हस्तक्षेप कर पाती है, क्योंकि संविधान में इनके पूरे तरीके से जिक्र किए गए हैं। वेतन और खर्चे संचित निधि से दिए जाते हैं और जो व्यापक अधिकार है सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है। एक बात आप नोट कर लो कि जो कैग है वो किसी भी गवर्नमेंट से और किसी भी पीएसयू से जिसका वो ये कर रही है लेखा परीक्षण करी या किसी प्राइवेट कंपनी का भी करती है, जब सरकार उसको कहती है उससे अनुमोदन का प्रपोजल रखती है तब वो करती है, एक्सेप्ट करती है। तो वैसे केस में किसी भी डॉक्यूमेंट्स तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाती है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जा सकता है, वाला डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है। उसे सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है। किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है कौन? कैग। तो ये बहुत बड़ी ये है इसकी शक्ति है कैग की। अब समझते हैं ये रिपोर्ट किसे देती है। तो सबसे पहले ये इसका अगर हम देखें टाइमलाइन देखें कि वो क्या करती है कैसे करती है, यहाँ टाइमलाइन है देखते हैं। तो सबसे पहले वो रिपोर्ट बनाता है, कैग द्वारा जितने भी विस्तृत लेखा परीक्षा है उसका वो रिपोर्ट तैयार करती है। उसके बाद वो उस रिपोर्ट को किसे सौंपती है? राष्ट्रपति को सौंपती है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को क्या करते हैं? संसद में पेश करते हैं, संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है। उसके बाद उसे पैक यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसके पास भेज दिया जाता है और वहां पे उस पे गहन डिस्कशन होता है और उसके डिस्कशन पे उस रिपोर्ट के आधार पे जो है सरकार जो है वो समीक्षा कर पाती है कि उनके फंड का क्या हुआ। तो कैग की रिपोर्ट संसदीय वित्तीय नियंत्रण का आधार है, जनता के धन की ये रक्षा करती है। ये समझ पाते हैं हम पूरे इस वाक्यात से। पब्लिक अकाउंट कमेटी की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये क्या है? आपको पता होना चाहिए कि संसद के अलावे बहुत सारे ऐसे कमेटी गठित की गई हैं, संसद के ही अंतर्गत जो आते हैं वो सारे।
तो वो कमेटी जो है स्वतंत्र रूप से अपने अपने विभिन्न कार्यों के लिए कार्यभारित होती है और उससे काम होता है। तो उसी में एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इसकी जो संरचना है वो 22 सदस्यों वाली होती है, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ये कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। जो कैग रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति को, उसका वो जांच करता है। अगर राज्यपाल के केस में है, यानी कि राज्यों के केस में है, तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होगी वो राज्य का जो विधानसभा उसके तहत होगी, तो वो उसका जांच करते हैं। और कैग द्वारा प्रस्तावित जो रिपोर्ट होता है उसका गहन विश्लेषण करती है वहां पे। साथ ही साथ कैग के साथ सहयोग भी करती है। जाहिर सी बात है कि जब उनकी रिपोर्ट को जांच करेगी, उनके सुझावों को पढ़ेगी, तो उसे भी किसी तरह का कोई अच्छाई दिखेगा, किसी तरह का कोई खामी दिखेगा, तो इन सबको मिला करके वो कहें कि कैग की वो सहायता करते हैं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में। यानी कि ये हम देख रहे हैं कि कैग जो है वो गवर्नमेंट और पीएसयू पे कंट्रोल डाल रही है और उनके रिपोर्ट्स को पढ़ रहा है कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ रहा है। तो एक तरह से कहें कि कैग भी सतर्क होकर अपनी रिपोर्ट बनाती है, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स को भी ध्यान से पढ़ा जाता है जब वो राष्ट्रपति को सबमिट कर देते हैं तब। उसके बाद जो सिफारिशें होती हैं सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, वो सुझाव देती है। कौन देती है? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी देती है। कब देती है और कैसे देती है? तो ये जब कैग की रिपोर्ट अच्छे से पढ़ लेती है, कैग के रिपोर्ट्स में जो कुछ खामियां होती है, जो सुझाव होता है, उसका अध्ययन करके वो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो सरकार को सिफारिश करती है कि ये सुधार है वो कदम उठाए जा सकते हैं। और इसकी जवाबदेही होती है मंत्रालय और विभाग होते हैं उसके। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो 22 सदस्यीय है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आइए बात करते हैं कि कैग के सामने भी कुछ चुनौतियां होंगी। ऐसा तो है नहीं कि कैग जो है एक सदस्यीय संस्था है और इतनी बड़ी जो देश है इतना बड़ा, इसमें डाइवर्सिटी है, इतने राज्य हैं, उन सबों का ये करता है लेखा परीक्षण। तो इसके पीछे इसकी समस्याएं भी बहुत रही होंगी। तो सबसे पहली है तकनीकी जटिलताएं। आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं कैग को जो है सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज का पेमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया। आज हम लोग हर चीज़ जो है डिजिटली पेमेंट करते, तो उन चीज़ों को साइबर सुरक्षा और डेटा विश्लेषण के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पहले के माध्यम से, जैसे पहले हर चीज़ का जो होता था उसमें ये डायरी मेंटेन या यूँ कहें कि हर तरीके से हस्तलिखित रूप से होता था मेंटेनिंग करना, वो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैग को समझना कि ये पेमेंट ऐसे हुआ, यहाँ से चला गया, फिर ये रिसीव, तो इस तरह के चीज़ों को अध्ययन करने में काफ़ी टेक्निकली इश्यूज आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इन टेक्निकल इश्यू को आने के पीछे कारण क्या है? तो उनके संसाधनों की कमी, उनमें किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहें वो कमी है, कर्मचारियों की संख्या सीमित है, इस तरीके की समस्याएँ से उनको दो चार होना पड़ता है। और साथ ही साथ समय की भी कमी है। इतना बड़ा देश है, इतने सारी परियोजनाएँ हैं, इतने सारे खर्चे हैं, इतने सारे फंड्स हैं, इन सबको समय-समय पर देना ये बहुत मुश्किल सा काम होता है। और जो सिफारिश होते हैं उनके कार्यान्वयन, ये अपने रिपोर्ट्स में सिफारिश तो दे देते हैं, लेकिन कई ऐसे सरकार होते हैं जो उन सिफारिशों को निष्क्रिय रूप से परे दिए रहते हैं, जिससे ये इनके समक्ष एक चुनौती के रूप में आता है। लोकतंत्र का जो योगदान कहें कैग में का लोकतंत्र में, तो जाहिर सी बात है कि ये करप्शन को रोकता है। किसी भी देश की जो नींव मजबूत होनी है तो वो करप्शन से कहें कि रहित होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की जो नींव है उसको मजबूत करने में कैग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 75 वर्षों का इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद से ही इसकी लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। यानी कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब से कैग जो है हमारे देश के जो फंड हैं, जो हमारे वित्तीय जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबों के देख रेख का काम करती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। 100% जो कहें ट्रांसपेरेंट है। सरकार वित्त में जो पूर्ण जवाबदेही का ये सुनिश्चित करती है। 1000 से अधिक वार्षिक लेखा परीक्षाएं केंद्र और राज्यों में ये संपन्न करती है। तो समझते हैं कि इन सबों का एक निष्कर्ष यही निकलता है कि कैग भारत की लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है जो सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यह संस्था वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के सुशासन को बढ़ावा देती है। ये मजबूत कैग एक मजबूत लोकतंत्र जो लोकतंत्र है उसकी निशानी है। और बेशक भारत का जो कैग है वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है और उसके साथ साथ ये हमारे लोकतंत्र का प्रहरी बना हुआ है।
तो आइए देखते हैं कैग से जुड़ा हुआ कुछ सवाल, जो कि हमने जो कुछ पढ़ा उनसे जुड़े हुए ये जो सवाल है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए होते कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछे गए हैं कई एग्जाम में। उसी पे हम देखेंगे जो कुछ हमने पढ़ा वो कहाँ तक हमने जो उसको समेट पाए, वो कहाँ तक हमारे साथ आ पाया, उसको एक परीक्षण करते हैं। साथ ही साथ उन तथ्यों में को भी कुछ हल्के-फुल्के जानेंगे जो इसमें कवर नहीं किए गए हैं, किसी भी तरीके से छूट गए हैं, समय की उपलब्धता को कहें या यूँ कहें कि कुछ ऐसा लिमिटेशंस होता है उसकी वजह से, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिस ऑफ द कैग एस्टैब्लिश्ड, मतलब कैग जो है उसकी जो व्यवस्था है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो याद कीजिए सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा था कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो आर्टिकल 148 टू 151 इसका जिक्र है, जिसमें 148 है वो बताता है कि भारत में जो है एक कैग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 148 हो जाएगा। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत पाया जाता है। आगे आते हैं, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये लाइव नहीं है इसलिए आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें कि इसे आप उसी टाइम अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालें। देखें कि आप उसके बाद या फिर कॉपी पे उसको लिखे देखें कि आपने इन 25 क्वेश्चंस में कितने सही किए, जो कि आपकी तैयारी को बताएगा कि कितनी इसकी आवश्यकता है इसमें सुधार करने की। तो ये देखते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्यमंत्री। तो अभी हमने बताया कि इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, 5 years or 60 years, 6 years or 65 years, 4 years or 62 years, 7 years or 60 years। यानी कि कैग के कार्यकाल का जहां तक जिक्र करें तो कितना है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कार्यकाल जो है वो संविधान में ही निश्चित किया गया है, और हमने ये भी देखा था, मैंने बताया था कि तर्क के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष ज़्यादातर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके होते हैं। तो इसलिए हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 years और 65 years। आगे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कैग लोकेटेड, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली, राजधानी में ही। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैग किस प्रकार का निकाय है। तो याद कीजिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कि संवैधानिक संस्था का जो ये सफर शुरू किया था, तो हमने बताया था कि संस्थाएं जो हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि और एक होता है संवैधानिक और एक होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक कहने का मतलब है कि गलत नहीं मानेंगे, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका जिक्र नहीं किया गया है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको संवैधानिक बोलते हैं और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं असंवैधानिक, या फिर इसे हम बोलते हैं संवैधानिकतर, यानी क्या बोलते हैं, संविधानेतर, संवैधानिकतर। तो ये संस्थाएं होती हैं, इसमें भी दो तरीके की होती हैं, एक सांविधिक होती है और एक गैर सांविधिक होती है। तो गैर सांविधिक वो होते हैं जो एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, और गैर सांविधिक वो होते हैं जो प्रपोजल के द्वारा, किसी तरह का संविधान में उसका जिक्र नहीं होता, ना ही किसी एक्ट के द्वारा आता है, लेकिन जो संविधान में जिक्र किया गया है उसे हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं, संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कैग का जो जिक्र है आर्टिकल 148 में है, इस हिसाब से ये जो है संवैधानिक संस्था हो जाती है। आगे, द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द कैग इज सिमिलर टू दैट ऑफ विच पोजीशन, यानी कि कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। याद कीजिए हम लोगों ने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होता है, दोनों सदनों से एक विशेष बहुमत के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। कैग की शपथ कौन दिलाता है, जाहिर सी बात है जब राष्ट्रपति इनको ये कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति ही इनकी जो शपथ है वो दिलाएंगे। कैग का वेतन और सेवा शर्तों कौन निर्धारित करता है, संसद द्वारा, कानून के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या कैबिनेट द्वारा। तो संसद के जो भी सेवा शर्त हैं
जो वेतन और भत्ते हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमारे बात करें तो संसद के कानून के द्वारा निर्धारित है। ठीक है। कैग का कार्य क्या है? कैग का कार्य है भारत के खातों का लेखा परीक्षण करना, बजट रिपोर्ट बनाना, नीति बनाना, बैंकों का नियंत्रण। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये बजट बनाने का काम नहीं करती, बल्कि जो बजट एलोकेट हो जाने के बाद जो खर्च किए जाते हैं उसका निरीक्षण करना, यानी भारत के खातों का लेखा परीक्षण करना, ऑडिट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। In which article are the duty of the CAG mentioned? Article 149, Article 151, Article 150 and all of these. कह रहा है कि कैग से जुड़े हुए जो कर्तव्य का उल्लेख है वो किस में किया गया है? तो याद कीजिए 148 टू 151। 148 में व्यवस्था की बात करिए, फिर उसके बाद कर्तव्य और शक्ति की बात की गई है, तो ऑल ऑफ द अबव। Who was the first कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि आखिर ये जो हमारे पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे ये कौन थे? देखिए यहाँ पे दिया है एन वेंकट रमन और वी नरहरि राव, ए पद्मनाभन, सुरेंद्र प्रसाद सिंह। तो ये सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ही वेल नोन सवाल है, और वेल नोन सवाल है तो आप इसे कमेंट में डालिए कि आखिर जो है इसके कौन से जो ये थे अधिकारी थे, ऊपर जो चार्ट दिए गए हैं इसमें, उसमें से कौन से अधिकारी हैं जो हमारे पहले कैग थे, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और फाइनेंस कमेटी। तो हमने देखा था कि जो कैग है अपनी रिपोर्ट, बॉस मैंने बताया था वो कौन बॉस है, वो है राष्ट्रपति इस मामले में, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तब, और अगर वो राज्य है तो उस केस में गवर्नर को सौंपती। राज्य संबंधी लेखा संसद में प्रस्तुत करता है या नहीं? तो राज्य की जो संबंधी जो कैग की जो रिपोर्ट है उसका जो है संसद में प्रस्तुत करता है या नहीं? जाहिर सी बात है कि वो संसद में प्रस्तुत करने का काम कैग का नहीं है, वो सीधे राष्ट्रपति या गवर्नर को देता है, तो इसे हम नहीं कहेंगे कि वो संसद में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो, वो सीधे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है संसद में प्रस्तुत करते हैं या फिर राज्यपाल जो होते हैं विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। ऑन विच इंस्टीट्यूशन डज द कैग नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल? यानी कि कैग का नियंत्रण किस संस्था के खर्चों पर नहीं होता है? रक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, निजी कंपनियां और रेल मंत्रालय। तो हमने बताया था कि जो सेंट्रल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके साथ ही साथ पीएसयू यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के जितने भी कंपनी होते हैं उनके, लेकिन निजी कंपनियों का पूरे का नहीं होता है, किसी का अगर कहा जाए तो कर सकती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम शुद्ध रूप से देखें तो निजी कंपनियों का कैग जो है वो किसी भी तरीके का लेखा परीक्षण का कार्य नहीं करती। कैग का कार्यालय कौन सी लेखा प्रणाली पर कार्य करता है? नकद प्रणाली, देयता प्रणाली, मिश्रित प्रणाली या वार्षिक खाता प्रणाली? तो ये जो है किस पे कार्य करेगी? वार्षिक खाता प्रणाली पे करेगी। राज्यपाल को राज्य की कैग रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को कैग रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल को राज्य की कैग रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल को राष्ट्रपति, राज्यपाल को who lays the state CAG report before the legislature? जो विधानसभा है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में गलत होगा, यहाँ राज्य की विधानसभा में लिखेंगे, राज्य की विधानसभा में कैग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। गवर्नर जो है वो, राज्यपाल जो है वो विधानसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो कैग के द्वारा दिया जाता है उसको। अगला सवाल है When was the office of the CAG adopted in Indian Constitution? ये कब से आया? भारत में जो कैग है उसकी व्यवस्था कब की गई? तो ये भी आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, वेल नोन क्वेश्चन है, इसे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये दो क्वेश्चन आप ही अगर देखते हैं आपके लायक कोई क्वेश्चन और होगा तो हम डालेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप उसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और या फिर जब आप बता देंगे तो अगले क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे ताकि आप देख पाएँ कि कहाँ तक आपने अपना जो सही है वो किया है।
विच पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द कैग रिपोर्ट? कैग रिपोर्ट को जो संस्था है जो अपनी रिपोर्ट जब ये प्रस्तुत करती है तो उसको कौन जो है उसका विश्लेषण करती है, कौन सी कमेटी है? याद कीजिए हम लोगों ने देखा था पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है यानी कि लोक लेखा समिति है, वो उसका विश्लेषण करती है, अध्ययन करती है उनके रिपोर्ट्स को। Who is eligible for appointment as the CAG of India? Any citizens of India, only IAS officer, senior auditor officer or nominated or person by president? यानी कि कौन कैग का जो है नियुक्ति पा सकता है? तो कैग की नियुक्ति के लिए ऐसा कोई हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि क्या कौन कैग बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति जो है उसको नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। और कैसे नियुक्त किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि उसका एक कमेटी होता है और वो गठित कमेटी जो है वो राष्ट्रपति को नाम सुझाता है और उसके आधार पे उनका चयन होता है। राज्य में कैग की सहायता कौन करता है? महालेखाकार, राज्यपाल, वित्त सचिव या लेखा अधिकारी। तो अकाउंट जनरल होते हैं वो स्टेट में जो कैग की मदद करते हैं, ये सब। अगला सवाल है, कैग किस प्रकार की संस्था है? निष्पक्ष और स्वतंत्र, राजनैतिक, कार्यपालिका पर निर्भर या फिर न्यायिक? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, निष्पक्ष और स्वतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 21। विच कमिटी एग्जामिन्स द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कैग टू पार्लियामेंट? ये क्वेश्चन जो है वो सेम आ जाता है। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी हम लोगों ने देख लिया था, वही रिपीटेड है यहाँ पे, दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द कैग ऑफ इंडिया? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का आदर्श वाक्य क्या है? सत्य सर्वोपरि, सत्यनिष्ठा, जन सेवा सर्वोत्तम या सत्यनिष्ठा व कला? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि कैग के हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, कैग से यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको आप थोड़ा पढ़े, इसको जाने और कमेंट में इसको लिखे। तो आपके लिए 3 सवाल छोड़े गए हैं। कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? केंद्र व राज्य सरकार का, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय या उपर्युक्त सभी? तो ये रिपीटेड है, ये डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? और ये करंट बेस्ड है, इसका भी आप जो है नाम लिखेंगे अपने इस कमेंट सेक्शन में कि आखिर अभी जो है वो जैसे नाम से ही आप पता कर लेंगे कि कौन है, लेकिन खैर मैं यहाँ नहीं बताना। तो आपको 4 सवाल हमने दिए हैं जो 2 तरीके की कैटेगरी के हैं। एक तो है करंट बेस्ड है जो कि आपको जानना चाहिए, मैं समझ पाऊँ, जिससे कि आपको उत्सुकता क्या है वो मैं समझ पाऊंगा इस आंसर से। और दूसरा आपकी जो कैटेगरी है वो है हिस्ट्री बेस्ड, वो समझ में आएगी कि आपकी तैयारी जो है कैग से रिपोर्ट रिलेटेड वो कहाँ तक है, या आप कितने इंटरेस्टेड है कैग से, या कैग के बारे में आप कितना पहले से जानते हैं, उसकी समझ हमें बताएगी। तो ये 4 सवालों के जवाब आपको हम अगले वीडियो में दे देंगे, लेकिन फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में इन 4 सवालों के जो जवाब है वो देंगे। और आगे के सेशन में भी मैं कुछ ऐसा ही करूँगा, 2-3 क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप उसके आंसर दें, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा शुरू हो, इसके लिए ये किया जा सकता है। तो ये रहा आज का कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इस तरह से हम लोगों ने ये जो जर्नी है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो, उसमें हम लोगों ने तीसरा ये क्लास किया ये कैग। इससे पहले हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोगों ने देख लिया था। तो ये जो पोर्शन है, ये जो हमारे पॉलिटी से, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी जनरल कंपटीशन में इनमें सवाल होते ही होते। तो उसी तरीके से इन जो चैप्टर्स हैं उनको हम पहले कवर कर रहे हैं। ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा जो है धार देगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को उन एस्पिरेंट्स को शेयर करें जो इस तरह के जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को जानना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं। तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके तक ये सही जानकारी पहुंच पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और जो हमारी ये जो पूरी टीम है वो मोटिवेट होते रहे और आगे इस तरह के कई वीडियोस लाएं और सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो लाएं। तो आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है
उसे आप प्रेस कर लें ताकि आपको सही समय पे सही अपडेट मिल सके। और इसी के साथ मैं आपसे जो है ये करता हूँ, इस सेशन की समाप्ति का अनुरोध करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।